हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 3, इक्वालिटी इन इंडिया, डेमोक्रेसी एंड स्ट्रगल फॉर इट। मतलब यानी कि जो डेमोक्रेसी यानी कि जो स्वतंत्र रहता है हमारे देश में, ठीक है, उसके लिए इक्वालिटी यानी कि सबको समान मानना, चाहे लोअर कास्ट का हो चाहे अपर कास्ट का हो, ठीक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या मेहनत हुई, यानी क्या क्या संघर्ष करना पड़ा लोगों को ये सब पाने के लिए, वो सब इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे जो हम लोग वोट दे पाते हैं ना, कोई भी गरीब वो इंसान रहता है, कोई भी अमीर इंसान रहता है, या लोअर कास्ट का रहता है या अपर कास्ट का रहता है, ब्राह्मण कोई रहता है या नीच जात का हो, यानी कि मतलब कोई भी लोग दुनिया मतलब भारत के कोई भी इंसान हो सके, बस भारत का रहना चाहिए, ठीक है। उसका स्ट्रगल और उसका इक्वालिटी पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, यानी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। वो संघर्ष क्या क्या करने पड़े हैं इस चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा पहला टॉपिक आता है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि प्रस्तावना रखा गया था संविधान को बनाने के लिए कि सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, यानी कि सबको बराबर का चांस मिलना चाहिए, सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए इस देश में, ठीक है, यानी कि भारत देश में। कह रहा है हम लोगों ने, यानी कि हम, आप और हम और भारत के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सही हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, यानी कि इस संविधान को बनाने के लिए। जिस संविधान में हम रहते हैं, किस संविधान में रहते हैं, उस संविधान में रहते हैं जहाँ पर सारे रोज़ क्या है, जो सारा राज है वो लोगों के हाथ में है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है और समाजवादी है, यानी सोशलिस्ट है, यानी सेक्युलर है। सेक्युलर यानी कि सारे धर्म को निरपेक्ष, यानी कि सारे धर्म को एक बराबर मानने वाला देश है। हम उसी देश में रहते हैं जहाँ सारे धर्मों को एक माना जाता है, ठीक है। ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सारा जो समाजवाद है, यानी कि जो जाति है वो सारे जाति एक माने जाते हैं, सारे धर्म एक माने जाते हैं। अब सारा राज्य लोगों के हाथ में, हर 5 साल में चुनाव होता है, जिसकी वजह से जितने भी पीपल होते हैं, यानी कॉमन लोग होते हैं भारत के, वो अपने लीडर को चुन सकते हैं। यही तो होता है डेमोक्रेसी का मतलब। तो जितना भी डेमोक्रेसी है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे कि जो भी जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है, ये आखिर है क्या, ठीक है। और ये पाने के लिए जो भी हम लोग, इसने जो इक्वालिटी अभी मिली हम लोग को, सब लोग वोट दे सकते हैं, ये पहले इस तरह नहीं था। मतलब पहले के लोग, जो गरीब लोग थे या लोअर कास्ट के लोग थे, वो वोट नहीं दे सकते थे, ये वोटिंग नहीं कर सकते थे। तो ये सब पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी लोगों का जाने गई इसमें, ठीक है, काफ़ी लोग शहीद हुए। तो वो सब हम देखेंगे क्या क्या हुआ। कह रहा है जो जस्टिस होता है सोशल, यानी कि समाज के जस्टिस, यानी समाज में कोई गलत काम हो रहा है तो उसको लेकर जस्टिस करना डेमोक्रेटिक में, ठीक है। पूरी आज़ादी होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि आप जस्टिस का डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का, यदि आपको लगता है कि कोई जगह या जिला या गांव ऐसा है जो कि किसी के अंडर में है, यानी कि किसी गुंडा या कोई है, मतलब बड़ा नेता है, उसके अंडर में सब लोग डर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता का आवाज़ उठा सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि आज़ादी है, आपको ऐसा मिला है, ठीक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आप कहीं को पूजा करना सकते हैं किसी देवता का, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई नहीं करने दे रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब होता है जस्टिस, लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। फिर आता है इक्वालिटी, यानी कि सबको यहाँ पर इक्वल चांस मिलता है अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, ठीक है, कि हम भी वोट दे सकते हैं, हम भी उस काबिल हैं, ठीक है। एंड टू प्रमोट एमॉन्ग दिमाग, यानी कि सारे लोगों को प्रमोट करना होता है कि आप भी आगे आइए। जैसे गवर्नमेंट क्या होता है, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए कई सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को लाती है ताकि वो भी लोग समाज में आगे बढ़ सके और उनका भी विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। जैसे इक्वालिटी ऑफ इति कहते हैं। फिर जो चौथा आता है फर्टिनिटी। फर्टिनिटी क्या होता है, भाईचारा, यानी कि आसपास में प्रेम का भाव रखना, ना कि एक झगड़े का भाव रखना। तो कहते हैं, एक चैप्टर कहता है कि भारत में ऐसा होना चाहिए, या होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आपस में जैसे किसी को भी चोट लगता है तो इंसान जाता है, उसकी मदद करता है, ठीक है। और देशों में लोग पूछते भी नहीं है कि तुम्हारा क्या, मर रहे हो मरो वहीं पर, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ भी किसी को कुछ भी होता है तो लोग जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसका पूरा सहयोग करते हैं। तो उसे कहते हैं फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा, ठीक है। तो ये भारत में ये होता है, जस्टिस था, लिबर्टी है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है। तो इन चारों को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ा है। तो देखते हैं क्या क्या मेहनत पड़े हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस टॉपिक आता है हमारा, पहला इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी। इस समाज में, इस समाज यानी कि हमारे भारत में जो इसमें इक्वालिटी है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे, कह रहा है कि बिना विदाउट, यानी कि विदाउट इक्वालिटी फ्रीडम हैज़ नो मीनिंग। मतलब बिना इक्वालिटी का फ्रीडम का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको आज़ादी मिली है, कि आपको मतलब सच में लोग कहते हैं कि आपको आज़ादी मिली है, उसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से आज़ाद है और आप किसी को भी चुन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये होता है आज़ादी का मतलब। तो ये कह रहा है विदाउट इक्वालिटी फ्रीडम हैज़ नो मीनिंग। यदि अगर आपको इक्वालिटी नहीं है, अगर आपको वोट नहीं दे सकते हैं, आप दूसरी मंदिरों में जा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप आज़ाद नहीं हैं, ठीक है। ये मतलब कह रहा है विदाउट इक्वालिटी फ्रीडम हैज़ नो मीनिंग। फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट,
वी ऑल गॉट फ्रीडम इन 1947। कह रहा हम 1947 में ही आज़ादी पा लिए थे। ढाई सी बात है, 1947 में हमको आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। कह रहा उसके बाद 1947 के बाद भी कई लोग थे, ऐसे थे जो मतलब गरीब लोग ऐसे थे जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब गरीबी थी उनके पास, ठीक है, गरीबी के अलावा और कुछ नहीं था, ठीक है। ऐसे औरतें थी जो वोट नहीं दे सकती थी, ऐसे गरीब लोग थे जो वोट नहीं दे सकते। पहले जो 1947 था क्या हुआ, कहते थे लोग कि जो पढ़े लिखे हैं बस वही लोग वोट दे सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन हैं बस वही वोट दे सकते हैं, यानी कि जो अमीर है वही वोट दे सकते हैं, बाकी जो गरीब लोग हैं, औरतें हैं, वो वोट नहीं दे सकती। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। कौन? हम लोगों को, यानी कि गरीब लोगों को, ठीक है, ताकि हम भी लोग उस इक्वालिटी में आ सकें, हम भी लोग वोटिंग कर सकें। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होते हैं, सहने पड़ी इस सब चीज़ों को पाने के लिए। तो वही कह रहा कि सबका, इसलिए बोला है कि विदाउट इक्वालिटी फ्रीडम हैज़ नो मीनिंग, यानी कि अगर इक्वालिटी नहीं है, यानी कि सब लोग बराबर नहीं है किसी देश में, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आज़ादी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे अभी भी क्या चल रहा है, तानाशाह चल रहा है। तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी। तो इसलिए इक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ डिक्टेटरशिप रहता है, यानी जो तानाशाह रहता है, वहाँ पे इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपने मन की करेगा। अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको फांसी पे से चढ़ा देंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र देश है, यानी कि आपके पास पूरी आज़ादी है, आपके पास कोई काम करने का, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बस नियमों के अनुसार, यानी कि लॉ के अंडर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इनइक्वालिटी से क्या क्या दिक्कतें हुई, ठीक है, या डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जब भेदभाव हुआ जाति में या धर्म में, तो क्या क्या दिक्कतें आई लोगों के बीच में। कह रहा है जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो इनइक्वालिटी किसकी वजह से होता था, कास्ट सिस्टम की वजह से, यानी कि जात की वजह से, कि आप अपर जात के हैं और ये लोअर जात के हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होता था, जाति यानी कि भेदभाव होता था लोगों के बीच में, उनको तंग किया जाता, उनको परेशान किया जाता था, गरीब लोगों को। कह रहा है हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि आर्यंस के बारे में। जब आर्यंस आए थे इंडिया में तो उन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया था इंसानों को, यानी कि ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य और शूद्र में। ब्राह्मण जो थे पंडित थे, जो कि राजाओं से भी ऊपर थे, मतलब राजा इनके बात मानते थे। फिर आते हैं क्षत्रिय यानी कि राजा, यानी कि योद्धा। फिर आते हैं वैश्य यानी कि किसान वगैरह, ठीक है। फिर आते हैं शूद्र यानी कि जो लोअर कास्ट को, जो दूसरे घरों में जाकर काम करते हैं। तो इस तरीके से आर्य ने 4 भागों में बांटा था, और यही भाग अभी तक चला आ रहा है, यानी कि अभी भी कहीं भी ऐसा होता है कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको दबा के रखा जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि ये पहला भेदभाव है, यानी कि कास्ट डिस्टिंक्शन, यानी कि कास्ट के आधार पर लोगों का भेदभाव करना। तो पहला इनइक्वालिटी आता है, यानी इनइक्वालिटी मतलब कि बराबरता नहीं दिखा रहा है, यानी कि सब लोग इक्वल नहीं है कास्ट के आधार पे। तो ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आता है बीच में, ठीक है। तो पहला क्या है, कास्ट सिस्टम। दूसरा आता है रिलीजन, धर्म, यानी कि धर्म के आधार पर भी लोगों को बांटा जाता है, ठीक है। पहला तो हो गया जात के आधार पर लोगों को बांटा जाता था कि तुम गरीब हो और ये अमीर है। उसके बाद धर्म पे आया कि आप हिंदू हैं तो ये है और मुस्लिम है तो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से धर्म के आधार पर भी इनइक्वालिटी आई। तो वही कह रहा है इनइक्वालिटी वॉज ड्यू टू द रिलीजियस डिफरेंस, यानी कि जब आर्यंस आए थे या उसके बाद, यानी कि 1947 के आसपास, ठीक है, उसके बाद जब 1952 के बाद, यानी 1965 के बाद, 1960 के बाद ये सब हटाया गया, यानी कास्ट सिस्टम को हटाया गया, ठीक है, रिलीजियंस को हटाया गया ताकि सब लोग इक्वल हो सकें। लेकिन उसके पहले ये सब क्या था, बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा था कि आप दूसरे धर्म के हैं तो आप इस धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, या इस धर्म की पूजा भी नहीं कर सकते। आप इस मंदिर में अगर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो जाते थे, यानी कि कन्फ्लिक्ट हो जाता, दंगे हो जाते थे, ठीक है। तो धर्म को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, इनइक्वालिटी आया। कह रहा है बीच में कैसे ऐसी जगह थी, यानी ऐसी जगह थी जहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन में काफ़ी ज़्यादा वॉर हुए थे, यानी कि लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है। मेनी रोमन कैथलिक रूलर्स प्रोसिक्यूट देयर प्रेसिडेंट, यानी कई सारे ऐसे मतलब लोग थे जो धर्म के लेकर आपस में लड़ मर जाते थे, यानी कि आपस में एक दूसरे को मार देते थे बस धर्म के लिए, ठीक है। तो ये सब लड़ाइयाँ हुई थी पहले, जो कि अब नहीं होती, क्योंकि अब सारे धर्म को इक्वल कर दिया गया कि जितना आपका इज्जत है उतना ही उनका भी इज्जत है, ठीक है। जैसे कि गरीब का इज्जत है उतना भी अमीरों का भी उतना ही हक है। तो इस तरीके से बाद में इन सब चीज़ों को हटाया गया। तो पहला इनइक्वालिटी किसकी वजह से आती है, कास्ट। दूसरा रिलीजन। अब आते हैं तीसरे, यानी कि रेशियल डिफरेंस, यानी कि जात के आधार पे, ठीक है, कि आप किस जात से आते हैं, ठीक है। जिस जात होता है ना, कोई पटेल होते हैं, कोई क्या होते हैं, सिंह होते हैं, कोई राजपूत होता है, कुछ पंडित होते हैं। तो इनके आधार पर भी लोगों को बांटा गया, यानी कि एक इनइक्वालिटी दिखाया गया कि तुम गरीब हो, तुम इस घर में या इस मंदिर में नहीं आ सकते हो। पहले के लोग जो थे ये काफ़ी ज़्यादा मानते थे, जो नीच जात के लोग होते हैं वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग जब मंदिर में आते थे उनको मार के भगा दिया जाता था, या उनको वो बहुत बुरी तरह से मतलब डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव किया जाता। तो इन सब चीज़ों को लड़ने के लिए मतलब क्या किया गया, लॉ लाया गया है ताकि सब लोग इक्वल हो सकें, यानी कि कास्ट, रिलीजन, रेशियल, जाति, सब लोग क्या हो सकें, इक्वल हो सकें। तो ये कह रहा है कि जाति के आधार पर भी लोगों को बांटा जाता था पहले। यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैक और वाइट, यानी कि जो काले लोग थे, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के लोग अमेरिका में रहने आए थे, उन लोग के साथ भी काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हुआ जाति को लेकर कि तुम ब्लैक हो, तुम हमारे लिए काम करोगे, यानी कि नौकर की तरह काम करोगे। और जो वाइट लोग थे, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, वो एक तरह का राजा का तरह रहते थे, ठीक है।
तो वहाँ पे भी होता था, जैसे इंडिया में होता है ना अभी, मतलब होता था, होता नहीं है, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे लोगों का बांटा जाता था। वैसे अमेरिका में जात वगैरह नहीं था, तो वहाँ पे ब्लैक लोग और वाइट लोग थे, ठीक है। काले लोग यानी कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ के लोग थे, और वाइट लोग यानी कि अंग्रेज लोग थे जो कि राज कर रहे थे उस समय पे। तो उन लोगों को जात के आधार पर बांटा जाता था, ठीक है। तो चौथा कह रहा है कि जो इनक्वालिटी आया वो है जेंडर डिस्पैरिटी, यानी कि जात के आधार पे, यानी कि जो आपका लिंग है, यानी कि आप फीमेल हैं मेल हैं क्या है, उसके आधार पे लोगों को बांटा जाता था कि आप लेडी हैं, आप ये काम नहीं कर सकती हैं। जैसे पहले के लोग क्या थे, जो मतलब औरतें थी, यानी कि जो महिला थी, उनको वोट देना मना था, यानी कि वो वोट नहीं दे सकती थी, यानी कि वोटिंग नहीं कर सकती थी। उनको चुनने का अधिकार नहीं था कि उनका जो लीडर होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, जो सीएम होगा, वो कौन था। ये तो बाद में लाया गया कानून, ठीक है। इस कानून को लाने के लिए काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया, काफ़ी लोगों ने अपनी जानें दी, काफ़ी औरतों ने लड़ाई की। तो जेंडर के आधार पर लोगों को बांटा जाता नहीं कि आप फीमेल हैं आप वोट नहीं दे सकती, आप मेल हैं आप वोट दे सकते हैं। तो फिर इसको भी हटाया गया बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कह रहा है कि जब इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड में 1928 के पहले, ठीक है, जितना भी लोग थे उन लोग के पास राइट नहीं था वोट देने के लिए। नहीं, जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी ब्लैक लोग थे अमेरिका में या इंग्लैंड में, उन लोगों के पास ऐसा राइट नहीं था वोट देने के लिए 1929 तक। तो ये कह रहा है ऑल द अलर्ट वर नॉट गिवन टू द राइट टू वोट टिल 1929। ये था इंग्लैंड का। इंडिया का कह रहा है कि 1947 तक, यानी कि जब तक हमको आज़ादी नहीं मिली थी, ठीक है, 1947 के बाद आज़ादी मिली थी ना, तो 1947 के पहले तक हमको आज़ादी नहीं थी, यानी कि गरीब लोगों को आज़ादी नहीं मिली थी, यानी कि औरतों को भी आज़ादी नहीं मिली थी कि वो वोट दे सकें, यानी कि वोटिंग कर सकें। उनके पास हक ही नहीं था कि वो अपने सीएम को या पीएम को चुन सकें, ठीक है। तो 1947 के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। तो उस समय में क्या था, बस ज़मींदार जो थे, यानी कि जो बड़े बड़े लोग थे, अमीर थे, लैंडलॉर्ड्स थे, रिच पीपल थे, ठीक है, इन सब चीज़ों को एंजॉय करते थे, यानी कि उनके पास पूरा हक था वोट देने के लिए। मतलब वो लोग आराम से जाते थे गाड़ी में बैठ के, ठीक है, वो लोग वोट देते थे, ठीक है। इस तरीके से क्या था, ये इनजस्टिस था जो कि इनक्वालिटी को लीड कर रहा था, लीड यानी कि बढ़ावा दे रहा था कि गरीब लोगों को और औरतों को वोट नहीं देना है। लेकिन ये बाद में क्या हुआ, हट गया। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है स्टेप टू टेक द प्रमोट स्टेप टेकन टू रिमूव ऑल दिस इनक्वालिटी। कह रहा है क्या क्या कदम उठाए गए हैं इन इक्वालिटीज़ को हटाने के लिए, यानी कि जो भी इनक्वालिटीज़ थी 1947 के पहले, औरतें वोट नहीं दे सकती हैं, गरीब लोग वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लोअर कास्ट के लोग वोट नहीं दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को हटाने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़े सरकार को, तो 3 नियम बनाने पड़े सरकार को। सबसे पहला नियम आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, यानी कि संविधानिक आधार पे नियम बनाने पड़े कि अगर इसके खिलाफ कोई जाता है, जैसे उन्होंने नियम बनाया कि औरतों कई सारे नियम अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो आप एग्जाम में आएंगे भी, तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा। तो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधानिक नियम बने, ठीक है, क्या क्या नियम बने अभी हम देखेंगे। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, यानी कि नियम, स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया लोगों के लिए, ठीक है। तीसरा है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, यानी कि कई लोग ऐसे थे, यानी कि औरतें या गरीब लोग थे जो अपने इक्वालिटी के लिए, अपने हक के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, यानी कि संघर्ष कर रहे थे। तो 3 जो है हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है कि क्या क्या नियम बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संविधान में, इस इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी कि बैठाने के लिए, यानी कि इक्वालिटी को लाने के लिए। सबसे पहला आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल क्या होता है, एक तरह से वही संविधान होता है, लिखा जाता है। जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल यानी कि एक तरह का पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में रूल रहता है जो पूरे देशवासियों को मानना पड़ता है, तो उसे कहते हैं आर्टिकल 14। इसके पहले आर्टिकल 12, 13, 14 भी है, यानी कि 10, 11, 12 भी है, वो कुछ और कहते हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, इक्वालिटी के बारे में, कि कैसे इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि कैसे लाया गया। सबसे पहला आता है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि इसमें यह कहा गया कि कोई भी स्टेट है, मतलब जितने भी राज्य हैं 28, 29 जितने भी राज्य हैं भारत में, कोई भी स्टेट अपने किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा, यानी कि मना नहीं करेगा। डिनाई यानी कि मना करना, ठीक है, किसी भी पर्सन को मना नहीं करेगा इक्वालिटी के लिए। हर एक पर्सन क्या होगा, वोट दे सकता है किसी भी नेता को, ठीक है। तो ये पहले इसको हटाया गया कि किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करना है, कि मना नहीं करना है कि आप वोट नहीं दे सकते। तो पहला लॉ ये करता है, यानी आर्टिकल 14 क्या करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब तक लॉ आ नहीं जाता, जब तक लॉ उसमें लॉ बन रहे थे, यानी कि काम हो रहा था किस पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो जब तक लॉ नहीं बन जाता तब तक गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी जो जितने भी राज्य हैं 28, 29, वो किसी भी लोगों को कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। अगर कोई कुछ कहता है तो उसके खिलाफ क्या होगा, कार्रवाई होगी, यानी कि FIR होगा, उसके खिलाफ पनिशमेंट मिलेगा उसको, यानी कि पनिश किया जाएगा। तो किसी को भी इक्वालिटी का पूरा अधिकार है, ठीक है, कोई भी वोट दे सकता है। तो पहला पॉइंट आर्टिकल 14 ये कहता है। फिर आता है नेक्स्ट आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 15, ये क्या कहता है,
तो कहता है प्रोविजन यानी कि बैन लगाना, यानी कि पूरी तरह से मना करना। क्या मना करना? डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव को हटाना, यानी कि भेदभाव नहीं करना है। ऑन किस पे भेदभाव नहीं करना? धर्म के आधार पे, ठीक है, जाति के आधार पे, ठीक है, कास्ट के आधार पे, किस कास्ट से आते हैं आप, सेक्स के आधार पे, सेक्स यानी कि जेंडर, आप फीमेल है कि मेल है, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ की आप किस जगह से आते हैं। जैसे कुछ लोग थे उस समय में जो इन सब चीज़ों को मना करते थे, यानी कि जो ये सब अगर लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, या लोअर धर्म के लोग हैं, यानी कि किसी और धर्म के लोग हैं, या किसी और जेंडर के हैं, जेंडर सेक्स यानी कि फीमेल हैं तो वोट नहीं दे सकती, या किसी और जगह से आते हैं जो जगह काफ़ी ज़्यादा गरीब है, अगर आप उस जगह से आते हैं तो आप भी वोट नहीं दे सकते। इन सब चीज़ों को हटाया गया, यानी कि प्रोविट किया गया। प्रोविट मतलब कि हटाना। तो आर्टिकल 15 में रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस को हटा दिया गया ताकि इन चीज़ों को क्या कर सके, हटा दिया जा सके और सबको इक्वालिटी का चांस मिल सके, यानी कि सबको वोट का चांस मिल सके। तो वही वो एक एक पॉइंट करके लिखा है कि जितने भी स्टेट थे, यानी कि जितने भी राज्य थे, उन सारे सिटीजन को ये कहा गया कि आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। आपका धर्म, आपका जाति, आपका कास्ट, कोई कुछ नहीं देखा जाएगा। आप जिसको मन करे वो उसको वोट दे सकते हैं। किसी भी सिटीजन को ये नहीं कहा जा सकता कि आप वोट नहीं दे सकते। अगर ये कहता है कोई तो उसको पनिश किया जाता था, ठीक है। एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेस पब्लिक इंटरटेनमेंट। क्या होता था कि जो पहले के लोग थे, यानी कि जो 1947 के लोग, जब तक आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पहले जो लोग थे इन जगहों पे नहीं जा सकते थे, यानी गरीब लोग, ठीक है, औरतें हो गई थी, या दूसरे धर्म के लोग दुकानों में, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में नहीं जा सकते थे, या पिक्चर देखने नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो लोग गरीब लोग होते थे। लेकिन जब आर्टिकल 15 आया तो इन सब चीज़ों को क्या करके दिया, हटा दिया गया कि आप भी उन होटल में या पिक्चरों देखने जा सकते हैं, दुकानों में जा सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ठीक है, किसी और धर्म को फॉलो कर सकते हैं, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हटाया गया किसमें? आर्टिकल 15 में। तो वही यहाँ का धर्म को हटाया गया, ठीक है, रेस को, कास्ट को, सेक्स को, प्लेस को, बर्थ को, सब चीज़ को हटा दिया गया है ताकि आप पूरी तरह से क्या हो, फ्रीडम हो, आप इक्वल माने जाएँ, ठीक है। पहले के जो लोग थे 1947 के, जो बड़े बड़े जो राजपूत या ब्राह्मण के जो कुएं होते थे, कुएं से पहले लोग पानी पीते थे ना, नल से पानी नहीं पीते थे, पहले नल बाद में आया था। तो कुएं से पानी जो पीते थे, टैंक से पीते थे, नहाने के लिए जो घाट वगैरह थे, तालाब वगैरह थे, सड़कें थी, प्लेस थे, उन जगहों पर उन लोग को अलाउ नहीं था। कौन लोगों को? दूसरे धर्म के लोगों को, या लोअर कास्ट के लोगों को, या औरतों को। तो ये सब चीज़ों को हटाया गया कि आप भी लोग उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप भी कुएं से पानी निकाल सकते हैं, ठीक है, टैंक से पानी निकाल सकते हैं, आप भी घाट पे जाके नहा सकते हैं, उस रोड का जो नया नया रोड बना है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हटाई गई आर्टिकल 15 में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल आता है 16। इसको क्या किया दिया गया? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर कोई मैटर हुआ है तो आप भी उसमें क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ ये गलत है। पहले के लोग ये नहीं बोल सकते थे। अगर कोई गरीब लोग बोलता है तो उसकी बातें सुनी नहीं जाती थी कि तुम होते कौन हो बोलने वाले। लेकिन जब से ये आर्टिकल 16 आया, कोई भी इंसान, कोई भी गरीब इंसान, कोई भी अमीर इंसान, या कोई भी लोअर कास्ट का इंसान, या कुछ दूसरे धर्म का इंसान, उसमें वो क्या कर सकता है, बोल सकता है। उसके पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी यानी कि चांस मिलता है बोलने का। तो इसी को कहते हैं इक्वालिटी, किसमें? डेमोक्रेसी में। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है कि आप किसी भी मैटर में हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि ये काम गलत हो रहा है तो आप उसमें बोल सकते हैं। तो अमीर लोग तो बोलते ही थे, लेकिन गरीब लोग नहीं बोल पाते थे, डर के मारे कि ये लोग हमें कहीं जेल में ना बंद कर दे। लेकिन जब आर्टिकल 16 आया, सबको इक्वालिटी दी गई, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास भी चांस है, आपके पास भी मौका है बोलने का। तो लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, सुधरने लगे और हिम्मत करके बोलने लगे। चाहे गरीब लोग हों, चाहे औरतें हों, तो वे लोग क्या करने लगे, बोलने लगे हमें भी ये चीज़ मिलना चाहिए, हमें भी ये जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, हमें मिलना चाहिए। तब से लोग क्या करने लगे, पूरी तरह सबको आज़ादी मिली और सब लोग अपना अपना राय पेश करने लगे। इस तरीके से हमने 3 आर्टिकल देखा, 14, 15 और 16। अब आते हैं आर्टिकल 17 पे। क्या है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये सबसे बड़ा दिक्कत था उस समय में भारत के, मतलब उस समय में 1947 के पहले। देखो इसमें क्या होता था, जो गरीब लोग होते थे, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, जैसे होता था ना पहले के जो 1947 के लोग थे, अपने दादा परदादा के दादा, 1947 के पहले, यानी कि आज़ादी के पहले जो लोग थे ना, वो गरीब लोगों के, यानी कि छुआछूत के जो गरीब लोग होते हैं, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, SC ST को लोग, वो लोग क्या करते थे, अपने घर में बैठने नहीं देते थे। मतलब कि उनके घर कोई आता था काम करने तो घर के नीचे बैठता था, यानी कि जो फर्श होता है वहाँ पे लोग बैठते थे, दूसरे गिलास में पानी पीते थे, ठीक है। यहाँ तक कि अपने बर्तन में खाना भी नहीं खिलाते लोग, मतलब दूसरे पत्ता वगैरह पे या पतरी वगैरह जो आती है उस पर लोग खाना खिलाते थे उन लोग गरीब लोगों को। तो ये सब हटाया गया, ठीक है, इसको अबॉलिट किया गया, यानी कि इनको हटा के फेंक दिया गया कि ये सब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता था कि अगर कोई गरीब इंसान है, अगर वो जॉब भी पा गया है, बस वो क्या हो, अनटचेबल हो, यानी कि छुआछूत में, यानी कि लोअर कास्ट का हो, SC ST का हो, अगर वो जॉब पा गया है, भले ही कोई वो DM बन जाए, लेकिन उसकी बातें लोग सुनते नहीं थे, ठीक है, उसको प्रताड़ित करते, यानी कि उसकी बेइज्जती करते थे। ये देखो लोअर कास्ट का है, DM बन गया है, तो उसकी कोई बातें सुनती ही नहीं थे लोग, यानी कि DM बनने के बाद भी उसके लोग क्या करते थे, बेइज्जती करते थे। इन सब चीज़ों को हटाया गया, अबॉलिट किया गया, ताकि अनटचेबिलिटी पूरी तरह से क्या है, इलीगल है। अगर कोई ये करता पाया जाता है तो उसको पनिश मिलेगा, ठीक है, यानी कि उसको
पनिशेबल क्या करेंगे, उसको दंड दिया जाएगा। और कोई ये करता इस तरीके से करता है अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से आर्टिकल 17 क्या करता है, अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, यानी कि छुआछूत बीमारी को खत्म करता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी था। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 17। नेक्स्ट 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स ये नहीं आता है लेकिन फिर भी देख लीजिए, कह रहा है कि ये टाइटल्स नहीं देना था, यानी कि जो बिजनेस वगैरह थे, जो मिलिट्री वगैरह थी अंग्रेजों की, अगर वो काम करती है तो उनकी बातें कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, पूरी तरह से क्या होगा, हमारे देश की गवर्नमेंट होगी, वो जो कहेगी उसको सुनना है, उसको करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस को जो टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेगा, चाहे वो देश के बाहर करे चाहे भारत में ही करे। तो वही कह रहा है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, यानी कि दूसरे राज्य का या दूसरे मतलब विदेशी राज्य जो होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ से कोई अगर टाइटल लेके आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा भारत में। ठीक है, भारत के वासी हैं तो आप भारत के टाइटल का यूज़ करिए। ठीक है, यानी कि भारत का नाम यूज़ करिए। ठीक है, इस तरीके से क्या होता था, सब चीज़ें हटाएगी ताकि पूरी तरह से अंग्रेज़ का जो दिया गया था उस सब अंग्रेज़ को लौटा दिया जाए और हम पूरी तरह से क्या हो जाए, फ्री हो जाए, कि आज़ादी हमसे मिल सके और हम भारतवासी हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। सेकेंड हमारा टॉपिक आता है स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश इक्वालिटी। और कौन से स्टेप थे, यानी कि मेथड थे या तरीके थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया, यानी कि स्थापित किया इक्वालिटी को। सबसे पहला स्टेप आता है टेकन टू न्यूट्रलाइज द कास्ट डिस्टिंक्शन, यानी कि जो कास्ट था, जातिवाद था, उसको न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज यानी कि ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया देखते हैं। उसने सबसे पहले क्या किया कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, उनमें जो जैसे मान लो 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से 15 सीट किसके लिए कर दी, फिक्स कर दी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, यानी कि एसटी के लिए। जो गरीब लोग होते हैं उनको लिए 15% फिक्स हो गया। फिर एक और गरीब होते हैं, उसी में होता है एसटी करके, तो 7.5% जैसे ये लोग बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत कम पढ़ाई कर पाते हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता है। ठीक है, इन लोगों की वजह से इनको क्या कर दिया, सीटें फिक्स कर दी गई कि इनको सीटों पर और किसी को नहीं बैठाया जाएगा, इनको बस वही लोग आएंगे जो इनके कास्ट के होंगे। ठीक है, वैसे ही बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी जो होते हैं, ठीक है, गुप्ता हो गए, पटेल हो गए, मुस्लिम कुछ लोग होते हैं जो ओबीसी में आते हैं, कई सारे लोग ओबीसी में आते हैं। मतलब ओबीसी का देखा जाए तो मैक्सिमम लोग आते हैं ओबीसी भारत में। ठीक है, अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 लोग में से 60% लोग क्या हैं, ओबीसी हैं, यानी कि 60 लोग ओबीसी में आते हैं, 60 लोग ओबीसी में आते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो जॉब वगैरह आया गवर्नमेंट का, तो उस गवर्नमेंट जॉब में 15% सीट किसके लिए फिक्स हो गया, एससी के लिए, और 7.5 यानी कि 7.5% एसटी के लिए और 27% बैकवर्ड क्लासेस के लिए। बाकी जो बचता है 50% वो किसके लिए हो गया, अपर कास्ट के लिए, यानी कि जो हायर क्लासेस हैं जैसे राजपूत वगैरह हैं उनके लिए फिक्स कर दिया गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जातिवाद को धीरे धीरे खत्म किया, जॉब में सिक्योरिटी लाकर, यानी कि फिक्स करके जॉब को। सेकेंड पॉइंट है, यानी कि आप अगर इससे आप रिटायर होते हैं, ठीक है, इस जॉब से रिटायर होते हैं तो आपको कुछ क्या दिया जाएगा, कुछ मतलब जिससे नहीं होता है, जब कोई रिटायर होता है तो उसको कुछ मिलता है, जैसे पैसा वगैरह मिलता है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस मिलते हैं आपको, थोड़ा मतलब रोज़गार मिलता है। तो इस तरीके से लोगों को दिया गया कि आप भी अगर आते हैं जॉब में तो आपको पहली बात सबसे पहले इक्वालिटी दी जाएगी, यानी कि बराबर से देखा जाएगा, आपको पूरा सम्मान मिलेगा, आप जो चाहे वो कर सकते हैं आप इस स्थिति में। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, यानी कि जो गरीब लोग थे, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे जैसे एसटी, एससी या ओबीसी जो थे, उनके लिए फ्री में कोचिंग चलाई गई। वही कह रहा है कि फ्री एग्जामिनेशन कोचिंग बाय द गवर्नमेंट सेंटर, यानी कि गवर्नमेंट ने उन लोगों को पढ़ाने के लिए, उन लोगों को शिक्षित करने के लिए फ्री कोचिंग चलाई, फ्री क्लासेस चलाई और फ्री स्कूल खुलवाएं, जो अभी भी चल रहे हैं। जैसे हम गाँव में करते हैं ना प्राइमरी स्कूल, शहर में भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, सिटी में और गांव में दोनों तरह होते हैं। तो वो जो गवर्नमेंट स्कूल है वो गवर्नमेंट के द्वारा खुलवाया गया ताकि लोग जो हैं, जो गरीब लोग जिसके पास पैसा नहीं है, वो अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो वो लोग क्या करते हैं, उसी प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहला पॉइंट आता है, यानी कि टेकन टू न्यूट्रलाइज द कास्ट डिस्टिंक्शन, यानी कि जो कास्ट है, यानी कि जो जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया था उसको कम कर दिया जा सके और लोअर कास्ट के लोगों को डेवलपमेंट यानी कि विकास कर दिया जा सके, पढ़ा उड़ा के। नेक्स्ट स्टेप लिया गया टेकन टू न्यूट्रलाइज द इल इफेक्ट ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जैसे कई सारे धर्म हैं, ठीक है, कई सारे धर्म मतलब कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो इन सबको बराबर माना गया। तो वही कह रहा है इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ सेक्युलर स्टेट, यानी कि सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्म को मतलब एक धर्म को ना फॉलो करता हो, सारे धर्मों को बराबर मानता हो। तो वही कहा गया कि इंडिया को सबसे पहले इसको डिक्लेयर किया, यानी कि माना गया कि ये सेक्युलर राज्य है, यानी कि सेक्युलर भारत है, जहाँ पे सारे धर्म को फेवर किया जाता है, किसी धर्म को एक को फेवर नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि तुम हिंदू हो तो सबसे बड़े हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर भाई भाई, ठीक है, इसी को फॉलो कर दिया गया कि आप सारे धर्म क्या हैं, एक हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि वेयर नो रिलीजन इज फेयर्ड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। सेकेंड पॉइंट कह रहा है एवरी इफर्ट हैज़ बीन मेड टू द प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मिनॉरिटी, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल चलाए गए हैं, पॉलिसीज लाई गई, वो सारे माइनॉरिटी लोगों के लिए थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, विकास सके। देखो
जो गरीब लोग थे यानी कि जो माइनॉरिटी थे, दो होते हैं, एक होता है मेजॉरिटी यानी कि जो सबसे अमीर वगैरह वगैरह होते हैं, ठीक है, जो मतलब विकास कर चुके होते हैं। दूसरे लोग होते हैं माइनॉरिटी यानी कि कम मात्रा में विकास किए वो लोग होते हैं, तो उनको मिनॉरिटी कहते हैं। तो वो लोग कौन थे? यही ST SC OBC थे यानी कि लोअर कास्ट के लोग थे। तो इनको कर दिया, इनको प्रोटेक्शन दिया गया ताकि गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इनका भी विकास हो सके। जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा डरते थे क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सालों से राज किया गया था बड़े लोगों के द्वारा। तो ये लोग बोलने से डरते थे। इनके लिए इनको क्या किया गया? विकास करने के लिए फ्री सेवाएं दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ये लोग आगे आ सकें, ठीक है। जैसा दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है? टेकन टू न्यूट्रलाइज द इल इफेक्ट ऑफ रेशनलिज्म, यानी कि जात के आधार पर जब लोगों को बांटा गया था उसको हटाने के लिए इस स्टेप को लाया गया था कि जो जैसे अमेरिका में जैसे लोग थे ब्लैक और वाइट, उसको हटाने के लिए इस रेसिज्म को टेप को मतलब कि इस कदम को उठाना पड़ा ताकि जो ब्लैक और वाइट लोग हों वो क्या कर सकें? इक्वल हो सकें। वही कह रहा है इन अदर कंट्री वेयर रेसिज्म डिस्क्रिमिनेट पोज्ड अ प्रॉब्लम, यानी कि दिक्कतें खड़े हो रही थी इन ब्लैक और लोगों की वजह से। जैसे अमेरिका में या अफ्रीका में, USA और अफ्रीका में दोनों लोग थे ना, इनको हटाया गया यानी कि इस इल इफेक्ट यानी कि रेसलिज्म को हटाया गया ताकि लोग क्या हो सके? बराबर हो सके, इक्वालिटी मिल सके। चौथा स्टेप लिया गया जेंडर इक्वालिटी, यानी कि औरतों को एम्पावर करने के लिए, यानी कि उनको बढ़ावा देने के लिए। जैसे पहले की जो औरतें थी बस खाना बनाने में ही पूरा जीवन निकाल देती थी, तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए भी औरतों को लोग क्या दिया गया? इक्वालिटी दिया गया ताकि उनके साथ भी कोई दुर्व्यवहार ना कर सके और वो भी लोग क्या कर सकें? पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें और अपने जीवन खुद पे डिपेंड हो सकें, यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, किसी पे डिपेंड ना हो। डिपेंड यानी कि किसी पे निर्भर ना हो कि वो हमारा क्या देगा, सब कुछ देगा, जॉब देगा। वो खुद क्या कर सकती थी? आगे पढ़ के खुद पे डिपेंड हो सकती थी। तो वही कह रहा है गवर्नमेंट है टू टेक वेरियस स्टेप फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि औरतों को उन्होंने क्या किया? काफ़ी ज़्यादा उत्साहित किया। फिर आता है क्या क्या स्टेप थी जो औरतों के लिए ली गई थी। पहला स्टेप आता है वुमेन वर गिवन द इक्वल राइट टू वोट, यानी कि सबसे पहले तो उनको वोट का अधिकार दिया क्योंकि आप भी क्या कर सकती हैं? वोट दे सकती हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता यदि आप 18 साल से ऊपर हैं तो, ठीक है। इसको लाया गया। तो ये कह रहा है कि व्हेन इंडिया बिकम फ्री, जब इंडिया को आज़ादी मिली तो ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21 लेटर ऑन रिड्यूस टू 18, यानी कि पहले 21 था, ठीक है, यानी कि पहले 21 साल की जो औरतें थी वही वोट दे सकती थी, लेकिन अब बाद में इसको घटा के 18 साल कर दिया गया। यानी कि जो 18 साल की लेडी होंगी, जो औरतें होंगी या जो भी फीमेल होंगी वो वोट दे सकती हैं, तो उनको राइट दिया गया वोट देने का। सेकेंड स्टेप क्या दिया गया? वुमेन वर गिवन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट, यानी कि अगर पहले क्या होता था, जो लड़कियां होती थी उनको कोई ज़मीन नहीं दी जाती, उनको कोई पैसा, बस उनको शादी करके दूसरे के घर बेच दिया जाता था। लेकिन अब इसको हटाया गया, कहा गया कि अगर 6 एकड़ खेत है, अब 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की है, दोनों को क्या मिलेगा? 3 एकड़ उसको मिलेगा लड़की को, 3 एकड़ लड़के को मिलेगा, यानी कि जो प्रॉपर्टी है घर का वो इक्वल मात्रा में बटेगा। और अगर लेना चाहती है लड़की तो ले सकती हैं, ठीक है, लेकिन अगर नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो चाहे डिमांड कर सकती हैं, कोई रोक नहीं सकता है। कोई रोकेगा तो उसको पनिश कर दिया जाएगा, यानी कि उसको जेल भेज दिया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लग सकता है। तो आपको जानना चाहिए, जितनी भी लेडी होती है, जितने भी फीमेल इसको सुन नहीं है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आपके जो घर ज़मीन है वो क्या कर सकती हैं? अपने नाम करवा सकती हैं, जितना आपका हक बनता है, ठीक है, यानी कि जितना आपका मिलेगा इक्वल मात्रा में उतना आपको मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। चौथा है डॉरी, यानी कि दहेज वगैरह प्रथा जो थी उसको हटाया गया, यानी कि जो डॉरी है वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। अभी भी लोग देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में दहेज लेते हैं, ठीक है, वो इलीगल है भाई। अगर आपको कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं तो आप FIR करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन लोग कराते नहीं हैं डर के मारे, ताकि हमारी लड़की का शादी नहीं हो पाएगा बाद में, ठीक है। लेकिन ये क्या है? इलीगल है और बहुत पहले इसको ख़त्म कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट ने कहा भी है कि अगर कोई ये ऐसा करता पाया गया तो उसका कर दिया जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा और उसके ऊपर चार्ज भी लगाए जाएंगे, जिसके ऊपर से जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि जो डॉरी सिस्टम था उसको इलीगल बनाया गया, यानी कि जो दहेज प्रथा थी, यानी कि जो दहेज वगैरह लेते थे लोग, उसको इलीगल बनाया गया। लेकिन अभी भी लोग दहेज लेते हैं और देते हैं, ठीक है, मजबूरी है भाई, लोग देते हैं और देते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ना लें, ठीक है, कि कोई इतने मतलब डिपेंडेंट बनिए कि दहेज ना लेना पड़े, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों लोग मेहनत करिए, कामयाब होइए और क्या करिए, इस डॉरी सिस्टम को ख़त्म करिए। वही कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नाउ डिक्लेयर्ड डॉरी इज़ इलीगल, यानी कि पूरी तरह से इलीगल हो गया। कोई भी अगर डॉरी मानता है तो उसको पनिश कर दिया जाएगा। चौथा स्टेप जो लिया गया औरतों के लिए, वेरियस स्टेप वर टेकन फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन, यानी कि औरतों को पढ़ाने के लिए कई सारे स्टेप लिए गए ताकि औरतें भी क्या हो सकें? शिक्षित हो सकें, वो भी पढ़ सकें, वो भी पढ़ के क्या हो सकें? DM ऑफिसर, पायलट वगैरह बन सकें, वो भी PM वगैरह बन सकें, मतलब कि वो भी क्या हो सकें? विकास हो सके उनका, औरतों का। तो इस सारे स्टेप लिए गए हैं। चौथा जो 5वां स्टेप था उनके जो दिया गया औरतों को, वो क्या था? टेकन बाय स्टेबलाइजिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि वो भी क्या कर सकें? चुनाव में भाग लग सकें और वो भी CM और PM बन सकें। तो वही कह रहा है
all the above effort is neutralizing the ill effect of inequality would be quite unless if all that dot, यानी कहने का मतलब यही है, आपसे मैं सिंपल से बता दे रहा हूँ। कहने का मतलब यही है कि जितनी पहले लोग थे, यानी कि 1947 के पहले कोई भी ऐसी औरत नहीं थी जो क्या हो सकती थी, यानी कि पीएम वगैरह बन सकी थी। तो पहली बार हमारे जो भारत की लेडी पीएम बनी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी क्यों बनी? क्योंकि ये लॉ ला गया ताकि जो लेडी हैं यानी कि जो औरतें हैं वो भी क्या कर सकें, ये सब सारी कामें कर सके, डीएम बन सके, पीएम बन सकें, ठीक है, सीएम बन सके, आईएएस ऑफिसर बन सके, पायलट बन सके, टीचर बन सके, ताकि औरतों को भी क्या मिले, बढ़ावा मिले और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, यानी खुद के ऊपर निर्भर हो पाएँ, ठीक है, किसी को दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। इस तरीके से 5 कदम उठाए गए हैं औरतों के लिए। अब आते हैं स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, यानी कि क्या क्या लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से लोगों ने क्या किया, मेहनत किया अपने इक्वालिटी को पाने के लिए, यानी कि अपने हक को पाने के लिए, लड़ने के लिए कितनी सारी मौतें हुई, कितने सारे लोग अपने आप को झोंक दिए उस लड़ाई में, यानी कि बड़े बड़े बैटल्स में। सबसे पहला स्ट्रगल आता है मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो अंग्रेज़ राज कर रहे थे 1947 के पहले भारत में, उनसे वो लोग लड़े, ब्रिटिश वालों से लड़े ताकि उनको क्या मिले, डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो सकें, यानी कि भेदभाव से मतलब क्या हो सके, फ्री हो सकें। जैसे जो पहले के अंग्रेज़ थे वो इंडिया में इसी वजह से लिए आए थे, और धर्म से और जात से लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया लोगों का, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर चैप्टर में बार बार समझाता हूँ कि जो पहले के लोग थे वो बेवकूफ़ थे। क्यों बेवकूफ़ थे? देखिए, उन्होंने धर्म को बांट रखा था, यानी कि अपने आप को लोगों, यानी इंसानियत को धर्म के आधार पर बांट रखा था, ठीक है, जात के आधार पर बांट रखा था। तो जब अंग्रेज आए भारत में, देखें कि इनका हम बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उन लोगों ने फ़ायदा उठाया और बहुत अच्छी तरह से उठाया और इन लोगों को अच्छी तरह से लूटा और इनको क्या कर दिया, एक तरह से डार्क में ढकेल, यानी कि अंधेरे में ढकेल दिया। लेकिन कुछ ऐसे हीरोज़ आए जैसे भगत सिंह आए, ठीक है, कई लोग ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इस ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको पता चला कि हाँ हम लोग जीत सकते हैं। बाद में जाके 1947 में हमको आज़ादी मिली। इस तरीके से कई सारे लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया उस आज़ादी के लिए। तो वही कह रहा है, मूवमेंट चला, कई सारे मूवमेंट चले जो किसके अगेंस्ट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे जो भारत में राज कर रही थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए काफ़ी लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि इनको भी क्या हो सके, इस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव से फ्री हो सके, ठीक है। पहला मेहनत था ये डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लड़े थे किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। सेकेंड मूवमेंट आता है हमारा मूवमेंट स्टार्टेड बाय द अप्रेस्ड क्लासेस टू गेन इक्वालिटी इन इंडिया, मतलब कि अलग अलग जात के लोग क्या करिए, अपने आप को साबित करने के लिए लोग लड़े। जैसे एक लेडी थी जिसका नाम था ज्योतिबा फूले, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। ये महाराष्ट्र की लेडी थी जिन्होंने जन्म लिया था लोअर कास्ट की फैमिली में। तो वही कह रहा है कि एक महाराष्ट्र की लेडी थी, एक वीर बहादुर थी जिनका नाम था ज्योतिबा फूले। तो याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले हमसे क्यों में आ सकता है कि कौन वो लेडी थी महाराष्ट्र की जिन्होंने लड़ा था पहली बार। और तो ये पहली औरत है जिन्होंने अपने मतलब इक्वालिटी के लिए लड़ा था, यानी कि अपने हक के लिए लड़ा था। इसका नाम था ज्योतिबा फूले, ठीक है। इन्होंने जन्म लिया था लोअर कास्ट के फैमिली में, यानी कि एसटी वगैरह होते हैं उनके में मतलब जन्म लिया था। इन्होंने क्या किया, एक पावरफुल मूवमेंट स्टार्ट किया, यानी कि पावरफुल मूवमेंट यानी कि एक तरह से आंदोलन स्टार्ट किया। किसके खिलाफ? अपर कास्ट के लोगों के खिलाफ, यानी कि जो राजपूत वगैरह थे, जो ब्रिटिश वगैरह थे, जो मिल के रह रहे थे, राज कर रहे थे भारत पे, उन लोगों के खिलाफ इन्होंने क्या किया, एक लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई का क्या नाम रखा? सत्यशोधक समाज। क्या नाम था? सत्यशोधक समाज। इन्होंने क्या लड़ा? ब्राह्मण, जो तो ब्राह्मण थे उस समय में, उनके खिलाफ इन्होंने लड़ा। कौन? ज्योतिबा फुले ने। और इन्होंने क्या किया, उसे अपना हक बताया। विवाद में उन्होंने जीत गई। ही ओपन वेरियस स्कूल फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन टू गर्ल्स स्पेशली लोअर कास्ट। उन्होंने क्या किया, जब ये जीत गई तो उन्होंने कई सारे स्कूल्स खोले उन औरतों के लिए जो लोअर कास्ट में आती हैं, ताकि लोअर कास्ट की औरतें क्या हो सकें, उनका विकास हो सके। इस तरीके से ज्योतिबा फुले ने क्या किया, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है, और औरतों के लिए काम किया। फिर आते हैं दूसरे एक हीरो जिसका नाम है बी आर अम्बेडकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एसटी और एससी के लिए, ठीक है, बाकी सबके लिए भी। इनको हीरो कहा जाता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि संविधान इन्होंने ही काफ़ी अच्छी तरह से लिखा है। यही थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनके जयंती भी मनाई जाती है, ठीक है। जब इनका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती होता है तो हो सकता है कई स्कूलों में छुट्टी रहता हो। इन्होंने क्या किया था, ये भी एक लोअर कास्ट में जन्म लिए थे, यानी कि जो एसटी होता है उसमें इनका जन्म हुआ था। और ये लॉ की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? बाहर गए थे, यानी कि इंग्लैंड वगैरह गए थे। जब वहाँ से पढ़ के आए हैं तो इन्होंने पता चला कि जो हमारा धर्म है और जो हमारा जाति है उसी के आधार पर पूरा भारत बटा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और भारत सरकार से गुहार लगाई और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्पीचेस दिए अलग अलग जगह पे जाके। जो हो रहा है ये सारा चीज़ गलत है, सब लोग क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सारा धर्म, सारा कास्ट और सारा जो भगवान है एक ही है,
ठीक है, सबको बराबर की दर्जा मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक संविधान लिखा जो भारत में अभी भी चल रहा है, सबको इक्वालिटी मिली इनके वजह से। किसके वजह से? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से। इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत किया किसके लिए? एसटी और एससी और एसटी के लिए, क्योंकि यही लोग सबसे लोअर कास्ट के लोग थे जिनको काफ़ी ज़्यादा दबाया गया था और काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया, यानी कि भेदभाव किया गया था इनके साथ। यानी कि इनको कुएं का पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, ठीक है। ये लोग गंदे कुएं का पानी पीते थे, ठीक है। ये लोग गरीबी में मतलब रहते थे, इनको मतलब सोचो इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता था एससी एसटी के लोगों के साथ कि वो लोग एक तरह से नर्क में रह रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे हीरो थे जैसे कि बी आर अम्बेडकर थे इंडिया में और अमेरिका में और अफ्रीका में, एक लीडर थे जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी लोअर कास्ट के लिए, ठीक है, ताकि लोअर कास्ट के लोगों को क्या मिल सके? आज़ादी मिल सके और उनका भी हक मिल सके वोट देने के लिए, ठीक है। वो भी दूसरे कुओं से साफ़ पानी पी सकें, साफ़ खाना खा सकें, हर जगह जा सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई जो कि इंडिया के जो हीरो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और राजा मोहन रॉय थे। वो हम अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है, इसको याद रखिएगा, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जो हीरो थे इंडिया के, उन्होंने एक स्लोगन लिखा था, वन गॉड वन रिलीजन वन कास्ट, यानी कि एक भगवान हो, एक धर्म हो और एक कास्ट हो, ठीक है, ताकि इसी तभी तो सब लोग इक्वल हो पाएंगे भाई। जब एक धर्म रहेगा और एक जाति रहेगी और एक भगवान रहेगा तभी तो सब लोग इक्वल हो पाएंगे। इन्होंने एक स्लोगन लिखा था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था उस समय में। कह रहा है, द नॉन ब्राह्मीण ऑफ साउथ इंडिया स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट अगेंस्ट अदर डिसेबिलिटी विच द ब्राह्मीण हैड टू इम्पोज ऑन देम, यानी कि जो ब्राह्मण थे इनसे जलते थे एक तरह से, इनसे नफरत कर देते। तो उन लोगों ने मिलकर साउथ इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट किया जो कि इनके खिलाफ था, लेकिन वो मूवमेंट ज़्यादा तक चला नहीं क्योंकि ब्राह्मण कम थे और ये लोग ज़्यादा थे, यानी कि ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी, ये लोग ज़्यादा बड़े पड़े थे इंडिया में। तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था, जिसकी वजह से ये लोग जो ब्राह्मण थे बाद में इनका मूवमेंट खत्म हो गया, मानी कि खत्म हो गया, यानी पूरी तरह से दब गया, जिसकी वजह से बी आर अम्बेडकर ने काफ़ी लोगों को आज़ादी दिलवाई और सबका हक दिलवाया। नेक्स्ट आता है, मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एंड गिविंग देम टू द राइट ऑफ इक्वालिटी। फिर वुमेन की बात यहाँ पर आती है। कहा जाता है कि जो राजा राम मोहन थे, यानी कई सारे हीरो थे जो इनके मतलब औरतों के लिए लड़े थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, पहले ये थे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, सर सईद अहमद खान, यानी कि ये मुस्लिमों के भी औरतों के लिए लड़े थे ताकि औरतों को क्या मिल सके, उनको इक्वालिटी का हक मिल सके और उनको भी पढ़ने का इच्छा, यानी कि पढ़ने का शिक्षा मिल सके और वो भी लोग आगे बढ़ सकें। तो इन लोगों ने क्या किया था, औरतों के लिए लड़ा था, ठीक है। ये थे कुछ हीरोज़, इनका फोटो दिया गया है राजा राम मोहन राय का, जो कि औरतों के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़े थे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चौथा आंदोलन आता है, मतलब चौथा जो मूवमेंट चला था वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें क्या था, देखो जो नर्मदा नदी है ना, साउथ में एक नदी है नर्मदा नाम से, उनमें क्या था, देखो मैंने पहले ही कहा, पढ़ के भी पढ़ा है, जो नदी है उसके आसपास काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी लोग, यानी कि काफ़ी मतलब गाँव में बसी रहती हैं, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। तो वही जो नर्मदा नदी है उसके आसपास काफ़ी लोग बसे थे, काफ़ी ज़्यादा गाँवें थी, 1000-2000 गाँवें थी, जिस पर लाखों लोग बसे हुए थे। तो जो बिजनेसमैन थे वो चाहते थे जो नर्मदा नदी है वहाँ पर डैम बने, डैम यानी कि जहाँ पर बिजली वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो बिजनेसमैन थे चाहते थे यहाँ पर डैम बने, और डैम बनाने के लिए क्या था, वहाँ पे खतरा था लोगों को, ताकि अगर कहीं गलती से भी डैम टूट गया तो वहाँ का जो पानी होगा पूरे गांव को बहा ले जाएगा, यानी कि लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। इसको रोकने के लिए एक फीमेल लीडर आई जिसका नाम था मेधा पाटेकर। क्या नाम था? मेधा पाटेकर। यहाँ पर है ये, ठीक है, यहाँ पे लोग देखो बचा रहे हैं मतलब आंदोलन को। इस आंदोलन को रोकने के लिए, यानी कि इस डैम को बनने से रोकने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया और लगभग कितना 20 सालों तक चलाया। लिखा है ना एनबीए मतलब इसका फुल फॉर्म आ सकता है एमसीक्यू में, होता है नर्मदा, ठीक है, बी मतलब बचाओ और ए मतलब आंदोलन, यानी कि नर्मदा को बचाओ, ठीक है। नर्मदा को बचाने का मतलब है कि गांव के लोगों को बचाओ, ठीक है। ये कह रहा है फाइटिंग फॉर ओवर 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल तक चला। फिर बाद में जब ये काफ़ी ज़्यादा चला गया तो लोगों को महसूस हुआ, यानी कि जो बिजनेसमैन थे, गवर्नमेंट था वहाँ का, उनको लगा कि हाँ इसमें काफ़ी लोगों की जाने जा सकती है, यानी कि 20 साल बाद उनको लगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले के लोग बेवकूफ़ थे, ठीक है। सोचो 20 साल बाद उनको मतलब पता चला कि हाँ काफ़ी लोगों की जाने जा सकती हैं, इसको बंद किया जाए। तो वही कह रहा है कि 20 सालों तक लड़ा, बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि हाँ काफ़ी लोग मतलब मिलियन ऑफ पीपल को जाने जा सकती हैं, इसके वजह से इस डैम को बनने से रोक दिया जाए। तो फिर बाद में इसको क्या कर दिया, रोक दिया गया। पूछ सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, उसकी जो लीडर है कौन थी, तो मेधा पाटेकर थी। क्या नाम था? मेधा पाटेकर, ठीक है। और ये 20 सालों तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तावा मत्स्य सिंह। ये कौन थे? जो ये भी एक डैम को लेकर लड़े थे, जो कि मध्य प्रदेश में था, ठीक है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। तो वहाँ भी एक डैम बनना था, ठीक है, तावा करके, तावा मत्स्य सिंह करके। तो इन्होंने एक लीडर थे जो इसके खिलाफ लड़े थे, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी लोग रहते थे, यानी कि मेनी पुअर पीपल
स्पेशली फिशर में, यानी कि जो मछली वगैरह पकड़ते थे लोग, वहाँ पे लोग क्या करते थे, रहते थे। अगर ये डैम बन जाता वहाँ पे तो इन लोगों को हटना पड़ता, अगर नहीं हटते तो वहाँ की जो अगर डैम गलती से भी टूट जाती तो इन लोगों को मतलब लाखों लोगों को क्या हो जाता, अपने जान से हाथ धोना पड़ता, ठीक है, यानी कि इनकी जानें चली जाती। तो ये 1994 में कंट्रैक्टर्स ने क्या किया, इसको बंद कर दिया। किसको, इस डैम को, यानी कि तावामत सिंह ने इसके लिए लड़ा और उस डैम को बंद करवाया, ठीक है। तो ये भी है, आता नहीं है, बस आप लोगों को जानना, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है सिविल राइट्स मूवमेंट यूएसए, यानी कि यूएसए मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में भी काफ़ी लड़ाई लड़ी गई थी, तो उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जानते हैं। कह रहा है 1861 तक, यानी कि 20वीं शताब्दी तक लोगों के जो ब्लैक लोग थे उनके ऊपर क्या थे, कुछ इम्पोजन लगाए थे गए थे, यानी कि 20वीं शताब्दी तक, यानी कि लगभग अब से 100 साल पहले तक, यानी कि 200 साल पहले, मतलब कि 1923 हुई, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी गरीब लोगों को, यानी गरीब लोगों को वहाँ का मतलब है ब्लैक लोग, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग ने और नेल्सन मंडेला ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए, यानी कि तो उनको भी क्या देखे, ब्लैक लोगों को आज़ादी मिल सके, जैसे कि इंडिया में मिला था लोअर कास्ट के, यानी कि SC और ST और वुमेन के लिए, यानी कि औरतों को मिला था, वैसे ही वहाँ भी ये लोग लड़े थे और अपने हक को पाए थे। कह रहा है 1950 में एक पावरफुल सिविल राइट्स चला, यानी कि एक मूवमेंट चला, यानी कि एक आंदोलन चला जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, और 1950 में इनको आज़ादी मिली, यानी कि ब्लैक लोगों को क्या मिला, एक तरह से आज़ादी मिली ताकि आप भी क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। और आज़ादी किसने दिलवाई, मार्टिन लूथर किंग ने, जो कि एक क्या थे, मोस्ट पावरफुल लीडर थे सिविल राइट्स के, यानी कि जो ब्लैक लोग थे उनके सबसे बड़े राजा कौन थे, मार्टिन लूथर किंग, इनका नाम याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग वाज द मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ द सिविल राइट ऑफ द मूवमेंट इन यूएसए, यानी कि जो ब्लैक लोग थे उनकी तरफ से जो लीडर था ब्लैक लोगों का, वो कौन था, मार्टिन लूथर किंग था, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, यानी कि मतलब उनका जो स्पीचेस थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और वो सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी, और तब तक लड़ी जब तक उनको राइट्स मिल नहीं गए, ठीक है। सिविल राइट्स फॉर द ब्लैक पीपल, यानी कि कॉमन जो ब्लैक लोग थे, यानी कि जो काले लोग थे वहाँ के, यानी कि जो अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के लोग थे, काम करते थे उस शहरों में, तो उनके लिए उन्होंने लड़ा, किन्होंने, मार्टिन लूथर किंग ने लड़ा, ठीक है। नेक्स्ट वन कर रहा है जो मार्टिन लूथर किंग ने, उन्होंने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट, यानी कि जो गांधी जी थे, यहाँ भी इंडिया में उन्होंने भी एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसमें तो वायलेंट नहीं करना था। जैसे महात्मा जो गांधी थे भारत में एक मूवमेंट स्टार्ट किए थे, ठीक है, उस मूवमेंट में लड़ाई झगड़ा नहीं करना था, तो उसी तरह से इन्होंने भी यानी कि मार्टिन लूथर किंग ने भी अमेरिका में एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना था, बस शांति से उसको अपोज करना था। किसको अपोज करना था, ये डिफरेंसेस को, यानी कि जातिवाद को डिफरेंस करना था, यानी कि रोकना था, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग काफ़ी बड़े लीडर थे ब्लैक लोगों के, ये थे मार्टिन लूथर किंग जो ब्लैक लोगों के लीडर थे। कह रहा है बाद में काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको दिक्कत से आना पड़ी, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, इनकी काफ़ी लोगों की जानें गई। उसके बाद सबसे लास्ट में इनको ट्रायम्फ मिला, यानी कि सबसे मिले एक कह सकते हैं सक्सेस मिला, ठीक है। ट्रायम्फ मतलब कि एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जिसकी वजह से जो ब्लैक लोग थे उनको राइट्स मिल सका था वोट देने का, और उनको कई और भी इसके साथ कई सारे लीगल राइट्स मिले, ताकि वो भी लोग क्या कर सकें, ट्रेनों में घूम सकें, ठीक है, अच्छी अच्छी जगहों पर जा सकें, अच्छे अच्छे होटल्स में जाके खाना खा सकें, पिक्चर्स वगैरह देख सकें। तो ये सब चीज़ें मिली किसकी वजह से, मार्टिन लूथर किंग की वजह से, ठीक है। तो ये कह रहा है अल्टीमेटली दैट ही ट्रायम्फ्ड व्हेन सिविल राइट्स वर रिकॉग्नाइज्ड एंड लीगल राइट्स, यानी कि उसको लीगल माना गया, यानी कि जो ब्लैक लोग भी थे क्या कर सकते थे, घूम फिर सकते थे, और उनको भी वोट का अधिकार दिया गया। किसके वजह से, मार्टिन लूथर किंग की वजह से, ठीक है। 7वां टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक, फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, यानी कि ये तो अमेरिका में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं अफ्रीका में, जो मार्टिन लूथर किंग ने लड़ा था, कहाँ पर लड़ा था, अमेरिका में, यानी कि USA में। अब आते हैं अफ्रीका में, यानी कि जो अफ्रीका में ब्लैक लोग थे, सोचो उनके ही देश में उन्हीं को प्रताड़ित किया जाता था। जैसे इंडिया के लोग थे, जैसे अंग्रेज़ यहाँ पे आके उनको हमारे लोगों मतलब हम ही लोगों को दिक्कत में डाल रहे थे, वैसे ही अंग्रेज़ वहाँ जाके भी गए थे, वहाँ यानी कि अफ्रीका में जाके उन लोगों को परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने भी क्या किया, हमारे भारत की तरह उन्होंने भी एक तरह से लड़ाइयाँ लड़ी, और बाद में जाके उनको भी क्या मिला, आज़ादी मिला। तो वहाँ के जो मतलब जैसे उनके जो लीडर थे उनका नाम था नेल्सन मंडेला, ठीक है। कह रहा है ये कुछ मतलब उनके राज्य थे, जैसे राज्य नहीं कि उनके मतलब कुछ ऑफिसर थे, ठीक है, जैसे नाम था उसका नतल, ब्रिटिश कॉलोनी के कुछ मतलब लीडर थे जिनका नाम था नतल, केप कॉलोनी, ठीक है, उनका एक तरह का शासन जगह था। ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल एंड द बोयर वर कमांड अंडर द सेल्फ गवर्निंग स्टेट नोन एज यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका में लोग राज कर रहे थे इस नाम से यहाँ पर जो आते थे लोग ब्रिटिश इंडिया में, उनका एक जगह बन जाता था ना, उस जगह पे रह के पूरे इंडिया को कंट्रोल करते थे। तो वैसे ही वहाँ पे ये जगहें थी जहाँ पे पूरे साउथ अफ्रीका को कंट्रोल करते थे। कह रहा है उतने बड़े साउथ अफ्रीका में, ठीक है, उतने बड़े साउथ अफ्रीका में बस 20% ही सफ़ेद लोग थे, यानी कि वाइट लोग थे। जैसे मान लेते हैं पूरे अफ्रीका में 100 लोग हैं, 100 लोग में से बस 20 लोग वाइट थे, उसके बावजूद वो लोग राज करते थे। और 80 लोग क्या थे, ब्लैक पीपल थे, वो लोग डरते थे इनसे, क्या कि इनके पास हथियारें थी, बंदूक थे, काफ़ी कुछ था, इन लोगों से डरते थे लोग।
जिसकी वजह से बाद में इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सहनी पड़ी वाइट लोगों को जब ये आज़ादी की तरफ मुड़े। तो ठीक है, तो एक पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1960 में यानी कि 1960 में एक एंटी अपार्टीड रैली, जिससे भारत में कई सारे निकाली गई रैलियाँ, ठीक है, मतलब जीतने के लिए यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी एक रैली निकाली गई जिसका नाम था एंटी अपार्टीड। अपार्टीड मतलब कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का एक मूवमेंट था। तो ये कह रहा है 1960 में इस एंटी अपार्टीड को रैली निकाली गई, ठीक है। कहाँ पर निकाली गई थी? सेपरविली में। कहाँ पर? सारपर, क्या है, सारपरविली में, ठीक है। ये पूरी तरह से क्रश कर दिया अंग्रेज़ों को, ठीक है। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी इस एंटी अपार्टीड में, काफ़ी लोगों की, काफ़ी ब्लैक लोगों की जाने गई थी। बाद में ये जो एंटी अपार्टीड 3 लोगों ने जीत लिया, उस अंग्रेज़ों को भगा दिया वहाँ से, और बाद में ये लोग क्या किए, उस पूरे अफ्रीका में अपना शासन फैला दिया। उन लोगों ने क्या किया, नेल्सन मंडेला को अपना लीडर बना दिया। जैसे मार्टिन लूथर किंग कहाँ के थे? अमेरिका के थे, तो उन्होंने अमेरिका में शांति को फैलाया। वैसे ही देखते देखते नेल्सन मंडेला भी क्या थे, एक तरह से इथी बन गए थे वहाँ के साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लोग थे उनके एक तरह से लीडर बन गए थे, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, मार खाई, झगड़े किए, जेल में गए, और बाद में इनको क्या मिला, एक तरह से आज़ादी मिली अफ्रीका में। यहाँ पर लिखा है कि जो इनकी मतलब महाराजा था, एक तरफ से राजा थे, ठीक है, नेल्सन मंडेला, उन्होंने क्या किया, 27 सालों तक जेल में काटा, ठीक है। मतलब जब ये लड़ रहे थे लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, मैंने कहा ना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी, काफ़ी ब्लैक लोग मारे गए थे। उसमें से ये भी थे नेल्सन मंडेला, जो कि इनको उठा के कहाँ बंद कर दिया गया था, जेल में, और लगभग 27 साल तक इनको जेल में रखा गया, ठीक है। जब ये बाहर आए, व्हेन ही वाज रिलीज्ड इन फरवरी 1990, ही कैरिड ऑन नेगोशिएशन टू ब्रिंग एंड ऑफ द पॉलिसी। यानी कि जब 27 साल बाद बाहर आए तो उन्होंने एक क्या किया, एक रास्ता निकाला 1990 में, ताकि इस पॉलिसी को ख़त्म किया जा सके और उनको ब्लैक लोगों को क्या कर सके, फ्री यानी कि फ्रीडम दिलवाया जा सके। तीनों ने नेल्सन मंडेला से काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों से क्या किया, लड़े और बाद में फ्रीडम दिलवाई। तो 27 साल तक क्या जेल में रहे थे ये। तो जब ये जेल से बाहर आए, ठीक है, जब इन्होंने क्या किया, एक चुनाव करवाया, ठीक है, अंग्रेज़ों में और अपने बीच में, यानी कि ब्लैक लोगों ने। तो ब्लैक लोगों ने जाहिर सी बात है इनको ही देना था वोट, और वाइट लोगों को वोट देंगे नहीं। तो इन्होंने काफ़ी भारी महत्व से 1994 में क्या किया, अपना चुनाव लड़ा, और ये क्या किया, वहाँ के चुनाव को जीत लिए, ठीक है। जब बाद में इनका परिणाम आया, यानी कि जब इनका इलेक्शन का उसका मेन काम आया, तो इन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया। कहाँ का? साउथ अफ्रीका का, ठीक है। कब? 1994 में, जब ये जेल से बाहर आए और अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या लिए, एक चुनाव लड़े, तो इन्होंने वहाँ पर जीत हासिल की। और बाद में क्या किया, इन्होंने वहाँ पे एक गवर्नमेंट फॉर्म की, जो कि पूरी तरह से इंडिया का जैसे डेमोक्रेसी है वैसे ही वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई गई। वहाँ के लोगों को इक्वालिटी दी गई, और वहाँ की औरतों को इक्वालिटी दी गई कि आप ही क्या कर सकती हैं, वोट दे सकती हैं, आप ही उन जगहों पे घूम सकती हैं, आप ही रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकती हैं, होटल में रुक सकती हैं, पिक्चर वगैरह देख सकती हैं। ये सब किसने किया? नेल्सन मंडेला ने और उनके लोगों ने, ठीक है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि जितने भी दुनिया के लोग हैं, ठीक है, ऑल द वर्ल्ड देमसेल्फ स्टार्टेड वेरियस मूवमेंट। कह रहे जितने भी दुनिया है, यानी कि जितने भी कंट्री है भारत में या भारत में कहना पृथ्वी पे, जैसे 208 कंट्री है, 208 कंट्री ने इस अंग्रेज़ों के खिलाफ अलग अलग मूवमेंट चलाया था अपने आप को फ्री करवाने के लिए, यानी कि अपने आप को आज़ादी दिलवाने के लिए, अपने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए, जिसकी वजह से कई लोगों की जाने गई, कई सारे युद्ध लड़े गए और कई सारे मौतें हुई। लेकिन बाद में ये लोग क्या किए, हार गए हैं, और बाद में सबकी किसकी जीत हुई, जो सच्चाई की तरफ बढ़ रहा था। यानी कि जैसे नेल्सन मंडेला हो गए, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, ठीक है, BR अम्बेडकर हो गए, ठीक है, भगत सिंह हो गए, ठीक है, महात्मा गांधी भी थे। ये सारे मतलब ग्रेट उसमें के लोग थे जो अपने देश को आज़ादी दिलवाने में हेल्प किए थे, यानी कि जान दे डाले थे, ठीक है। तो बस यही था आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।